इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जो पहली डेफिनेशन हमारे पास है इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डेफिनेशन। क्या बोलते हैं हम? यूक्लिड डेफिनेशन। अगर आपको यूक्लिड डेफिनेशंस आती हैं, एक्सियम सारी आती हैं, पास्टुलेट सारे आते हैं, तो समझ लेना ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पढ़ते हैं हम यूक्लिड डेफिनेशंस। क्या टॉपिक का नाम? यूक्लिड डेफिनेशन। सबसे पहले उसने क्या कहा? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इसका कोई भी पार्ट नहीं है, सिंपल पॉइंट। बस ये उसने डिफाइन किया पॉइंट को। किसको डिफाइन किया उसने? उसने कहा पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ना ही इसकी लेंथ है, ना ही इसकी ब्रेथ है। विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट। तो पॉइंट डेफिनेशन होती है व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इसी तरह उसने लाइन को डिफाइन किया। इसने कहा लाइन इज व्हाट? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन इज अ ब्रेथलेस। अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं, क्या ये लाइन है या नहीं है? इसकी लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी। लेट अस सपोज इसकी लेंथ l है। क्या इसकी ब्रेथ है? So, line is what? Line is a breathless length. Line is a breathless length. ठीक है? ऐसी लेंथ जिसकी ब्रेथ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं? यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशन दी। पहली क्या? पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। देन व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ। लेंथ होती है लाइन की, लेकिन ब्रेथलेस लेंथ इज अवर लाइन। नेक्स्ट इज अवर थर्ड, द एंड ऑफ अ लाइन्स आर पॉइंट। लाइन के जो एंड्स होते हैं, लाइन के जो क्या होते हैं? एंड्स, उनको हम बोलते हैं पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? अगर मैं इस लाइन को रेज करूं, सपोज मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड पे क्या बचा? बोलो जरा। पॉइंट ही रहा ना। यही उसने कहा एंड्स ऑफ अ लाइन्स आर पॉइंट। अगर लाइन के जो एंड्स होते हैं, जो लाइन के एंड होते हैं, ये वाले, वो क्या होते हैं? पॉइंट्स। एंड ऑफ अ लाइन्स आर पॉइंट। नेक्स्ट इज अवर द स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन के बीच में भी जो क्या होते हैं? हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है, अभी मत लिखें, यहाँ देखें। स्ट्रेट लाइन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे छोटे 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 इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगी? लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? अगर मैं यहाँ से रेज करूं, यहाँ देखना ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से भी रेज करूं, ठीक है, और इस साइड से भी रेज करूं, तो उसको मैं रेज कर रहा हूँ, बताओ यहाँ पे क्या बचा? एक पॉइंट रहा ना। इसका मतलब वो भी नहीं रहा। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। अगर मैं इसको रेज करूं इस साइड से भी, ठीक है, और इस साइड से भी रेज करूं, अगर मैं, क्या बचा यहाँ पे? छोटा सा पॉइंट। क्या बचा यहाँ पे? छोटा सा पॉइंट। ये चला गया। समझ में आ रही बात? उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। यही कहा स्ट्रेट लाइन किससे बनी हुई है? स्ट्रेट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, हम कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। एंड में भी पॉइंट, स्टार्टिंग में भी पॉइंट, और बीच में भी क्या होते हैं? पॉइंट्स। तो वही लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, इसके बीच में भी क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं और इवनली डिवाइड होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट इज अवर सरफेस। व्हाट इज सरफेस? सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एज वेल एज ब्रेथ। सरफेस, अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस ड्रा करूं, तो उसको, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ये मैं अगर इन नोट्स को उठाता हूँ, इस बुक को उठाता हूँ, तो बुक ये क्या है हमारे पास? सरफेस। क्या हमारे पास? इसकी लेंथ भी है और इसकी क्या है? इसकी लेंथ भी और इसकी क्या है? ब्रेथ भी है ना। तो ये लिखा हुआ है सरफेस। क्या होता है? सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ठीक है, लेकिन लाइन क्या होती है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ, लाइन की लेंथ होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। ऐसी सरफेस क्या होता है? सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एज वेल एज ब्रेथ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। नेक्स्ट इज अवर द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। अभी हमने ये सरफेस नहीं ना, इसके जो एजेस हैं, ये क्या हमारे पास? लाइन है या नहीं है? ये भी क्या हमारे पास? लाइन। ये भी क्या हमारे पास? लाइन। ये भी क्या हमारे पास? लाइन। जितने भी सरफेस के एजेस हैं, ऑल एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन। जितने भी एजेस है सरफेस के, वो लाइन। नेक्स्ट इज अवर plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. इसके अंदर हम बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ना बच्चों। इसके अंदर भी क्या होंगी? इवनली क्या होंगी? स्ट्रेट लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये कुछ थी हमारे पास क्या? यूक्लिड डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, यहां मैंने बना दिया। नेक्स्ट इज लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन मैंने यहाँ पे बना ली, लेंथ है इसकी लेकिन इसकी ब्रेथ नहीं है। नेक्स्ट, एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं हमारे पास? पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन के बीच में भी क्या होते हैं? पॉइंट्स इवनली डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट इज अवर the edges of a surface. Next, the surface is that which has length and breadth. Surface is that which has length as well as breadth. Next is our the plane surface is a surface which lies evenly with the
कोई भी हमारे पास एक प्लेन सरफेस होगा, कोई भी प्लेन सरफेस होगा, उसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, बहुत सारी क्या होंगी हमारे पास, लाइन होंगी, क्या होंगी, बहुत सारी लाइंस होगी। ठीक है, ये थी हमारे पास कुछ यूक्लिड की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा ट्रूथ होता है विच इज ट्रू इन ऑल ओवर, पूरे वर्ल्ड में जो चीज सही है। जैसे मैं बोलूं मेरे हाथ में स्टैम्प पेन है ना, पेन है या नहीं है, है या नहीं है, समझ में आ रही बात। जैसे मैं कहूं कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ या नहीं खड़ा, वो ऐसी चीज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, ट्रुथ है जो, समझ में आ रही बात। मैं अभी इस टाइम लेक्चर दे रहा हूँ तो दे तो रहा हूँ, समझ में आ गई बात, यूनिवर्सल ट्रूथ वही लिखा है। अब मैथ्स में यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास होता है एक्सियम और एक होता है हमारे पास पोस्टुलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरह के ट्रूथ है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन से, वन इज अवर एक्सियम, सेकंड इज अवर पोस्टुलेट। अब एक्सियम क्या होता है बच्चों, एक्सियम क्या होता है, एक्सियम एक ऐसा ट्रूथ होता है, एक्सियम एक ऐसा ट्रूथ होता है विच इज ट्रू इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर। पूरे मैथ्स में जो चीज सही होती है, पूरे मैथ्स में लिखा हुआ है ट्रूथ विच इज यूज इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर। ऐसा ट्रूथ जो मैथ्स में यूज होता है, पूरे मैथ्स में यूज होता है, जहां मर्जी यूज हो, ऐसे ट्रूथ को क्या बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे हमने एक एक्सियम पढ़ी थी अपने लाइंस एंड एंगल वाले चैप्टर में, क्या पढ़ा था हमने, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये है ना मैथ्स में, इसको बोलेंगे एक्सियम। ऐसा ट्रूथ जो सही भी हो और साथ में कहां पे यूज हो, मैथ्स में कहीं पे भी यूज हो, मैथ्स में वो लिखा एक्सियम इज व्हाट, इज दैट ट्रूथ व्हिच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर। नेक्स्ट इज अवर पोस्टुलेट। पोस्टुलेट एक ऐसा ट्रूथ होता है दैट इज यूज्ड इन ज्योमेट्री ओनली, दैट इज यूज्ड इन ज्योमेट्री। वो लिखा है ट्रूथ व्हिच आर यूज्ड इन ज्योमेट्री। तो दो तरह के हमारे पास ट्रूथ है, एक हमारे पास होता है एक्सियम, एक होता है हमारे पास पोस्टुलेट। एक्सियम यूज्ड इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर एंड पोस्टुलेट इज दैट ट्रूथ व्हिच इज यूज्ड इन ओनली ज्योमेट्री, जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होगा। समझ में आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ऐसा ट्रूथ पूरी यूनिवर्स में सेम हो, तो ट्रूथ ही हो, सही हो। अब यूनिवर्सल ट्रूथ मैथ्स में भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारे पास कौन सा होता है, एक्सियम, एक कौन सा होता है, पोस्टुलेट। एक्सियम इज दैट ट्रूथ व्हिच इज ट्रूथ व्हिच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर, और पोस्टुलेट सिर्फ कहां यूज होता है, ज्योमेट्री में यूज होता है। अब हमारे पास एक्सियम्स है कुछ यहाँ पे। एक्सियम क्या होते हैं, एक्सियम आर द ट्रूथ दैट आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर। अब कुछ एक्सियम्स है हमारे पास, जो कुछ ट्रूथ है हमारे पास जो मैथ्स में यूज होते हैं, तो कुछ ट्रूथ। और ये जो एक्सियम्स लिखे हुए ना यहाँ पे, एक्सियम 1, एक्सियम 2, एक्सियम 3, 4, 5, 6, 7, आपको सीरियल वाइज याद होनी चाहिए। कैसे याद होनी चाहिए, मैं पूछूं एक्सियम थर्ड क्या होती है तो आपने डायरेक्ट बोलना चाहिए एक्सियम थर्ड सर ये वाली होती है। हम एक्सियम फर्स्ट पढ़ लीजिए, जैसे आप 5, 6, 7, 8 बार पढ़ोगे लिखोगे, खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल, ध्यान से देखें। फर्स्ट एक्सियम हमारे पास थिंग्स which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another, things which are equal to same thing are equal to one another. Let us suppose करें a is equal to b, क्या हमारे पास a is equal to b और b is equal to, या अब बोलो a is equal to c भी है, a is equal to, देखिए थिंग्स which are equal to same thing, b और c सेम थिंग के इक्वल है या नहीं है, b भी a के इक्वल है, c भी क्या है, ये वाली थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये वो वाली थिंग्स हैं जो सेम थिंग के इक्वल है। किसके इक्वल है, दोनों एक इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये आपस में भी इक्वल होंगी, मतलब बी भी किसके इक्वल होगी, सी के। ये कहती है पहला एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू आर इक्वल टू वन अनदर। अंडरस्टैंड, ऐसे वो कौन सी थिंग्स है जो इक्वल है सेम थिंग के, बी और सी आर द थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग, किसके इक्वल है, दोनों एक के इक्वल। तो ये वाली जो थिंग्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल टू वन अनदर। समझ में आ गई बात। जैसे हम करते थे मैथ्स में इसको फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन, एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगी, तो इसी एक्सियम का यूज करते थे। ठीक है, और ये हम मैथ्स में यूज करते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियम। फर्स्ट एक्सियम क्या है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर इस एग्जांपल की बात करें, इस एग्जांपल में कौन सी थिंग्स है जो सेम थिंग के इक्वल है, बी एंड सी आर द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग। सेम थिंग कौन सी है, आर इक्वल टू वन अनदर, खुद भी आपस में क्या होंगी, ये इक्वल होंगी, बी इक्वल टू सी। पहली एक्सियम समझ में आ गई सबको। अब एक्सियम में सेकंड क्या हो जाते हैं, एक्सियम में सेकंड क्या कहती है, सेकंड कहती है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर आल्सो इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल्स आर, सपोज करो 12 इक्वल टू 12, क्या ये बताओ दोनों इक्वल है या नहीं है। फिर से यहां पे लिख देता हूं, यहां देखें, अब मैं यहां लिखता हूं 12 इज इक्वल टू 12, क्या ये इक्वल है या नहीं है। अगर मैं इक्वल चीज ऐड कर दूं दोनों में, सपोज करो मैंने यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी क्या मैंने ऐड कर दिया 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 इज इक्वल टू, अभी भी इक्वल है वन अनदर के या नहीं है। इफ इक्वल इज एडेड टू, इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल्स, पहले इक्वल थे, कौन से इक्वल थे, 12 इज इक्वल टू 12, फिर हमने इक्वल ऐड किया दोनों में, 2 और 2 ऐड किया दोनों में, रिजल्ट जो आया वो भी क्या आया, इक्वल आया है।
यार हमने किया मैथ्स में बहुत बार, बस है ये अपने आपको पहले से भी मालूम है, लेकिन फिर से भी पता होना चाहिए एक्सिम्स क्या होता है। एक्सिम आर दैट पोस्टुलेट व्हिच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर। ये वाले कुछ हमारे पास ट्रुथ है, ये वाले कुछ हमारे पास क्या है, ट्रुथ। एक्सिम भी तो ट्रुथ ही होते हैं ना, समझ में। पहला कौन सा था हमारे पास, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट वन, इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल्स, इफ इक्वल आर टू द, कौन से इक्वल से, 12 इक्वल टू 12 था ना, पहले में लिखा था 12 टू 12। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल है हमारे पास 12 और इक्वल ऐड किया हमने कौन सा, 2 और 2 ऐड किया, और आल्सो इक्वल, रिजल्ट भी क्या, द होल आर आल्सो इक्वल, जो रिजल्ट बना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। सपोज करो मेरा वेट 50 kg है, लेट सपोज करो कितना kg है, 50 kg है, और यहाँ पे एक लड़का है समीर, समीर का भी 50 kg है, कितना kg है, 50, इक्वल्स है। अगर हम क्या करते हैं, हम दोनों जिम वगैरह करते हैं, मास गेनर वगैरह खाते हैं अच्छे से, सपोज करो मेरा वेट 5 kg मेरा ऐड हो गया और इसका भी क्या हो गया, 5 kg ऐड हो गया। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल क्या आते हैं, 50 इक्वल टू 50, और इक्वल ही हमने ऐड किया, जो होल बचेगा अभी भी क्या होगा, इक्वल होगा, अभी भी मेरा वेट और इसका वेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो 55 kg मेरा, 55 kg समीर का भी। ये कहता है एक्सिम नंबर सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर आल्सो इक्वल। ओके, नाउ एक्सिम नंबर थर्ड, इफ इक्वल आर सेपरेटेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब वही बात मैं और समीर है, सपोज करो हमने खा खा के मोमोज पिज्जा ये गंद वगैरह फास्ट फूड खा के हमारा वेट हो गया 80 kg, कितना हो गया, और समीर का भी कितना हो गया, 80 kg, कितना हो गया, 80 kg, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जिम जाना है, अपने वेट को क्या करना है, लॉस करना है। ये भी ट्रूथ है, सच में ट्रूथ है, बहुत ज्यादा वेट है मेरा भी और इसका भी, है ना, बहुत ज्यादा वेट। तो क्या करेंगे, हम जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, डाइट अपनी थोड़ी कम करेंगे, है ना, ऐसे ही होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वेट लॉस करना है। सपोज करो इक्वल्स वेट है हमारा, हमने क्या किया, इक्वल्स आर स्प्रेडेड टू इक्वल्स, सपोज करो हमने दोनों में सेम मेहनत की, दोनों का सेम वेट लॉस हो रहा है, मेरा भी 20 kg लॉस हो गया और इसका भी क्या होगा, 20 kg। इक्वल्स आर स्प्रेडेड टू इक्वल्स, इक्वल में हमने क्या किया, इक्वल 80 इक्वल थे, और इक्वल क्या किया, स्प्रेड किया, जो होल बचेगा वो भी इक्वल होगा या नहीं होगा, 60 इक्वल टू, मेरा भी 60 इसका भी 60, बस जिम छोड़ देनी है, फिर खाने मोमोज पिज्जा मैगी, फिर से वेट करेंगे, फिर से कम कर लेंगे। समझ में आई बात। तो क्या है हमारे पास, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल से इक्वल ही स्प्रेड किया, द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल, जो रिमाइंडर्स बचेंगे, रिजल्ट बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात। अब बताए फिर से एक्सिम फर्स्ट क्या थी, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेकंड क्या थी, if equals are added to equals the wholes are also equal. Next, if equals are separated from equal the remainder are also equal. एग्जांपल से समझ में आ रहा है आपको यार, मैंने कहा ना याद हो जाएंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट आ गई हमारे पास एक्सिम नंबर 4, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड, अगर मैं इसको रेज कर देता हूं, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है, सपोज करो बच्चों एक लाइन सेगमेंट मेरे पास 5 सेंटीमीटर की, कितनी की है, कितने सेंटीमीटर की है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर। अब मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर की और लाइन सेगमेंट है और मैं इसके ऊपर रख देता हूं, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो क्या होंगे ये दोनों, अगर पूरे इक्वल कोइंसाइड हो रहे हैं पूरे, तो आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। समझ में आ रही बात। सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की, एक लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर की, जब मैं एक 5 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट के ऊपर रखूंगा, क्या वो कोइंसाइड हो पाएंगे, क्या एक के ऊपर दूसरी आएगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगी। एग्जाम ये कहती है अगर क्या हो, इफ इक्वल्स थिंग्स which are coincide with one another, वो वाली थिंग्स जो कोइंसाइड हो रही है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, दूसरी भी क्या 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, अब पहली वाली को उठा के दूसरे के ऊपर रखूंगा, क्या पूरी कोइंसाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कोइंसाइड मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, बोलिए थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर, वो थिंग्स जो कोइंसाइड हो रहे हैं आर इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। जैसे कि 500 रुपीज का नोट, सपोज करो सेम ईयर का 500 का नोट ले लो, एक पुराने वाला नहीं ले लेना, दोनों सेम ईयर का 500 का नोट ले लिया, ले लोगे, हैं आपके पास, मेरे पास तो हैं, आपने मुझे उम्मीद किया ना फीस दे देके। सपोज करो मेरे पास क्या है, दो 500 के नोट्स हैं, क्या है हमारे पास, दो के नोट्स, क्या ये कोइंसाइड होते हैं, इसके ऊपर रखूंगा दूसरे वाला, क्या ये कोइंसाइड होगा या नहीं होगा, कोइंसाइड होगा ना पूरा, इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। वो वाले थिंग्स जो कोइंसाइड हो रहे हैं आर आल्सो इक्वल। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना बात। तो ये इक्वल है, तो ये मेरे पॉकेट में जाएंगे वापस, ठीक है। समझ में आ रही है बात। थिंग्स विच आर कौन से, वो बोलती अब एक 500 का नोट लूंगा, एक 20 रुपए का नोट लूंगा, जो 10 रुपए का नोट लूंगा, क्या वो कौन साइड हो पाएंगे, तो वो इक्वल भी नहीं होंगे। वो वाली थिंग जो कौन साइड हो रहे, पैसों की बातें जल्दी समझ में आती है आपको, ओ फटाफट, है ना। थिंग्स विच आर थिंग्स विच आर कौन साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। समझ के बाद नेक्स्ट इज अवर द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ
पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। होल मतलब सारा, उसी के पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे सपोज करो एक पिज्जा है, क्या आपके पास, पिज्जा, पिज्जे की स्लाइस होती है ना बहुत सारी, सपोज करो एक छोटी सी स्लाइस काट के मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब होल तो ये पूरा है ना, होल में ये जो पार्ट है वो भी ऐड होगा, है ना। ये जो पार्ट है, ये जो होल है, क्या पार्ट से ज्यादा है या नहीं है, समझ में आई बात। ये कहता है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द, आपको नहीं समझ में आया। होल तो क्या है, पूरा पिज्जा, पार्ट क्या उसका एक स्लाइस। अब जो होल है वो उस पार्ट से ज्यादा ही तो होगा, चाहे आप इसका इतना बड़ा पार्ट ले लो, फिर भी होल तो पूरे रहने वाला है ना। मत कुछ बच्चों को लग रहा होगा, बच्चे बड़े चलाक है ना, सर मैंने ऐसी स्लाइस काटनी है पिज्जे की, इस तरह से काट देना, इस तरह से, ये मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब बोलोगे सर ये वाला बड़ा हो गया सर जी, नहीं नहीं बेटा, होल तो पूरा रहने वाला है ना। अभी ये इसका पार्ट है, तो होल जो है इस पार्ट से क्या है, समझ में आ रही है बात। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। एक्सियम्स, एक्सियम क्या होते हैं, एक्सियम आर द ट्रूथ, एक्सियम आर द ट्रूथ व्हिच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर। एक्सियम ट्रूथ होते हैं, ट्रूथ होते हैं जो सही मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। देखिए लास्ट वन ये वाला हो गया, तो हो सकता है पार्ट नेक्स्ट सिक्स्थ वन, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल सपोज करें मेरा वेट 20 kg है, हो 20 कहाँ है यार, 50 kg है, 50 भी बहुत कम है मेरे वेट से, मैं चाहता हूँ 50 हो जाए। सपोज करो मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट क्या है, अब 50 kg का डबल कितना होता है, 100। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, डबल ऑफ, अब इसी थिंग का ये भी डबल है, अब इसका डबल कुछ और भी मान लो आप, सपोज करो इसका डबल क्या है 100, ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, इसी थिंग का ये भी डबल है, इसी थिंग का ये भी डबल है। समझ में आ रही है बात। सपोज करो ये किसी छोटे लड़के का वेट है, इसका सजाद का ये वेट है, सजाद का कितना वेट है 50 kg। अब मेरा वेट जो है वो भी सजाद से डबल है, समीर का वेट जो है वो भी सजाद से क्या है, डबल है। मेरा वेट भी 100 और सजाद का वेट भी 100, ये जो थिंग्स हैं वो क्या है, डबल हैं सजाद के वेट से, तो ये दो आपस में भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये कहता है एक्सियम। समझ में आ रही है बात, फिर से पढ़ें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, सेम थिंग क्या है सजाद का वेट, और डबल क्या है मेरा वेट और समीर का वेट, सजाद के वेट से क्या है डबल है, 50 का डबल 100, 50 का डबल 100, ये है समीर का वेट, ये है आमिर सर का वेट। समझ में आ रही, ये है सजाद का वेट, SAJJAD। समझ में आ रही है बात। फिर से देखें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, डबल ऑफ सेम थिंग, अब सेम थिंग कौन सी है, ये 50 का डबल 100, मेरा भी 100 सजाद का भी, आर इक्वल टू वन अनदर, ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वलिटी का साइन डाल देना। समझ में आ रही है बात। मैं समीर की जगह या आमिर सर की जगह, मेरी जगह इसको भी दे सकता हूँ, एक और है ना यहाँ पे, क्या नाम है इसका, सो रहा अभी, मुझतबा, इसका वेट भी है, आया हुआ बात, चले समझ में आ गई सबको बात। अब देखिए नेक्स्ट वाला इसी का रिवर्स है ये, प्लीज यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला, द हाफ, सॉरी कहां गया, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग। अब सपोज करें मुश्तबा का वेट है 100 kg, कितना केजी है मुश्तबा, इसने फास्ट फूड खा खा के तो बेचारा बन गया 100 kg का। जब ये वेइंग मशीन के ऊपर गया ना, तो इसने देखा नीचे वहां पे आ रहा था 100 kg, सेंचुरी हो गई, फिर खुद क्लैपिंग कर रहा था 100 फिर मैंने इसको बोला विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई है, तेरे वेट 100 हो गया। सपोज करें 100 इसका क्या है वेट, ठीक है। अब मेरा वेट मैंने वर्कआउट कर करके कितना कर दिया 50 kg, समीर ने भी वर्कआउट करके कितना कर दिया 50 kg। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, अब सेम थिंग कौन सी है, मुश्तबा का वेट, अब हाफ ऑफ सेम थिंग, ये भी हाफ है मुश्तबा के वेट का, ये भी हाफ है मुश्तबा के वेट का, और इक्वल टू वन अनदर, ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी का रिवर्स ही तो है यार। अब भी ना समझ में आए तो फिर इतना इजी क्या समझाऊं, समझ में आ गई सबको बात। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दीज ऑल आर axioms. Axiom means truth. Axiom means truth. Truth used in mathematics everywhere. पहला कौन सा था, things which are equal to same thing are equal to one another. Next is if equals are added to equals, the wholes are also. If equal are separated from equals, remainder are also equal. Next one is things which are coincide with one another are equal to one another. Similarly, the whole is greater than a part. Next is things which are double of same thing are equal to one another. Things which are half of same thing are equal to one another.
उम्मीद है आपको सारी याद होंगी थोड़ी थोड़ी, हो गया ना। इस 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार अच्छे से पढ़ना ताकि आपको सीरियल वाइज भी याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। मैं आपसे पूछूं एग्जाम में सेकंड क्या कहती है, आपने डायरेक्ट बोलना थिंग्स व्हेन वी इक्वल आर एडेड टू, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास क्या एक्सिम। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास कुछ क्या पोस्टुलेट। पोस्टुलेट इज व्हाट इज पोस्टुलेट, व्हिच आर यूज्ड इन ज्योमेट्री, ट्रूथ व्हिच आर यूज्ड इन ज्योमेट्री। पहला हमारे पास क्या ट्रूथ है, ध्यान से देखें, पहला पोस्टुलेट क्या है, सॉरी ट्रूथ मींस पोस्टुलेट, ट्रूथ मींस एक्सियम, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सियम पूरे मैथमेटिक्स से यूज होता है और पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होता है। अब देखिए पहला पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में हम क्या ड्रा कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो, कर लो जाइन इनको, बनेगी स्ट्रेट लाइन या नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू, क्या ज्योमेट्री है या नहीं है, बन गई ना लाइन सेगमेंट, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट इज अवर पोस्टुलेट नंबर सेकंड, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन, सपोज करो एक लाइन है, मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ, सपोज करो टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, मतलब इसके दो एंड से, इनको हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, एलएचएस में भी इंक्रीज कर सकते हैं और इस साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर सकते हैं और राइट साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या है, याद रखना, ऐसी लाइन जो टर्मिनेटेड लाइन हो, क्या लाइन हो, टर्मिनेटेड मतलब जिसके एंड्स होते हैं, जिसके क्या होते हैं एंड्स। टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसको हम राइट साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जो लाइन सेगमेंट होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज अ, याद है डेफिनेशन बोल के, हम लाइंस एंड एंगल हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज अवर पोस्टुलेट नंबर थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटर माना और ये सर्कल ड्रा कर दिया, अब इसी सेंटर से मैंने एक सर्कल और ड्रा कर दिया, अब मैंने डिफरेंट सेंटर से मैंने फिर से वही सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एनी रेडियस, रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तो ये बन जाएगा, रेडियस को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे तो ये बन जाएगा सर्कल, ठीक है। सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। नेक्स्ट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। आप बोले सर क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो पहले का मालूम है। हाँ मुझे मालूम है, आपको पहले का पता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, सभी 90 डिग्री वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अंडरस्टैंड। ये कुछ पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट लास्ट पोस्टुलेट्स है, if a straight line falling on a two straight line makes an interior angle on a same side of it taken together less than two right angles and then two straight lines if the produce infinitely वाह 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 वाह। देखिए ये क्या कहता है, ये लास्ट पोस्टुलेट कहता है क्या, प्लीज ध्यान से समझना पहले। लेट अस सपोज करें आपके पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम है M, इस लाइन का नाम है L। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूं तो ये कौन सी लाइन है बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अदर टू और मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है। दीज ऑल आर इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल्स हैं या नहीं है, जो सेम फेस पे होते हैं वो होते हैं को इंटीरियर एंगल। 2 और 4 को इंटीरियर, 1 और 3 भी क्या है, को इंटीरियर। अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 निकालता हूं और एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी निकालता हूं, समझ में आ रही बात। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को निकालता हूं और इन दोनों के सम में से जिसका सम लेस देन 180 डिग्री आएगा, जिसका सम ये वाली लाइन उस साइड मीट करेगी। सपोज करो 1 और 3 का जो सम आता है 180 से कम आ रहा है, 180 से क्या आ रहा है, कम, तो ये लाइन इस साइड क्या करेगी, मीट करेगी। मीट कर रही है ना, समझ में नहीं आई बात, आपको समझ में आ गई बात। को इंटीरियर एंगल जो होते हैं, जो सेम फेस पे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका दोनों साइड पे क्या ले लेना, हमने सम ले लेना है, जिसका सम क्या आएगा 180 से कम आएगा। अगर दोनों का सेम आएगा, अगर दोनों का सम 180, इसका सम 180, इसका सम क्या आया 180, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, तो इंटरसेक्ट करेंगी क्या। अब ये पोस्टुलेट क्या कहता है, ये पोस्टुलेट कहता है जब भी हम को इंटीरियर एंगल का सम लेंगे, जिस फेस का को इंटीरियर का सम लेस देन 180 डिग्री आता है, लाइन वहां पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। ये कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू लाइंस मेक एन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इंटीरियर एंगल्स इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेस देन टू राइट एंगल्स, लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स अगर क्या है, कम है, मतलब 180 डिग्री से क्या है, टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, वन राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, 1 से कम है, देन इट if it produce indefinitely meets on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ये तो बताया मैंने आपको यार, इतनी लंबी ब्ला 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 करके इन्होंने लिखी हुई है, तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, समझ में आ गई बात। को इंटीरियर एंगल का सम लेंगे, अगर इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आया, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आया, क्या लाइन मीट करेंगी। ये पोस्टुलेट नहीं कहता है, पोस्टुलेट क्या कहता है,
इन दोनों का अगर हम सम निकालेंगे, इसका 2 और 4 का भी और 1 और 3 का भी, इन दोनों में से जिसका सम 180 से कम आएगा ये लाइंस उसी साइड पे मीट करेंगी। अगर इन दोनों का सम लेस देन 1 आता है तो यहाँ मीट करेंगी, अगर इन दोनों का लेस देन लाइन इस साइड मीट करेंगी। अंडरस्टैंड? ये थे हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स। समझ में आ गया सबको? पहले हमने यूक्लिड डेफिनेशन पढ़ी। पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। लाइन क्या होती है? जिसकी ब्रेथलेस लेंथ, लाइन इज अ, इस तरह से हमने कुछ यूक्लिड डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने यूक्लिड कुछ हमने एक्सियम्स पढ़ी, कुछ हमने पोस्टुलेट्स पढ़े। अब एक्सियम पोस्टुलेट क्या होता है, इनमें डिफरेंस मत करना। बोथ आर ट्रूथ्स, बोथ आर एक्सियम आर दैट ट्रूथ व्हिच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स एवरीवेयर एंड पोस्टुलेट आर दैट ट्रूथ व्हिच आर यूज्ड इन ज्योमेट्री। जो सब ज्योमेट्री के थे सब में मैंने फिगर्स बनाई। समझ में आ गई बात? अब स्टार्ट होगी आपकी एक्सरसाइज, दैट इज 5.1। एक एक्सरसाइज है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ देखें। अभी उनको हमें टाइम लगा, क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है हमें। अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से करोगे। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा मैं। यहाँ देखें क्वेश्चन हमारे पास पहले वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना हमने, और साथ में क्या देना है, रीजन भी देना है। फर्स्ट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हम क्या एक लाइन ड्रा कर सकते हैं? यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से वी कैन ड्रॉ इनफिनिटली मैनी लाइन फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट, दो पॉइंट से हम एक ड्रा कर सकते हैं, दो पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये क्या बोलोगे सर, दो पॉइंट से तो एक, लेकिन एक पॉइंट से तो इनफिनिटी मैनी होता है ना। समझ रहे हो ना बात? एक पॉइंट से सपोज ये पॉइंट है तो इनफिनिटली मैनी लाइन ड्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। लिख लोगे इसका रीजन? आंसर क्या आएगा इसका? FALSC, because we can draw infinitely many lines from a single point. Okay, next is our, there are an infinite number of lines which can pass through two distinct point. दो distinct point से क्या infinitely line ड्रा कर सकते हैं हम? दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, that is this one. क्या वो लाइन ड्रा कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट से? अभी मैंने पहले समझा दिया आपको, वही क्वेश्चन आ गया। आंसर क्या आएगा इसका? False, because we can draw only वन लाइन फ्रॉम अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट से हम एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से हम। नेक्स्ट थर्ड क्या पढ़े जरा? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। स्पेस नहीं है इसमें, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना, स्पेस नहीं है, सब कुछ साथ साथ लिखा गया। तो क्या हमारे पास यहाँ पे बोले, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। आप बहुत तेज हो, पढ़ लेते हो आप, है ना। टर्मिनेटेड लाइन क्या बोला हुआ है? क्या टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? अभी हमने पोस्टुलेट पढ़ा। क्या पढ़ा? ये देखो यहाँ पे, अभी नीचे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कहाँ पे? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिट, है या नहीं है? यही क्वेश्चन भी था हमारे पास, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। यस, आंसर क्या आएगा? ट्रू। ट्रू क्यों है आंसर? अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर सेकंड। पूरा पोस्टुलेट लिख देना। नेक्स्ट क्या हमारे पास? यहाँ पे स्पेस नहीं है, पढ़ना अच्छे से। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल। पढ़ रहे हो ना? ये समझ लिया आपने तो समझ ही लोगे सब कुछ। क्या था हमारे पास, बोले जरा? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, टू सर्कल्स आर इक्वल, टू सर्कल्स आर, उसको ये इक्वल है, सर्कल है, इसका रेडियस 3 है, और एक और सर्कल है, इसका रेडियस भी कितना है? 3, तभी तो इक्वल होंगे सर्कल। तो जो सर्कल इक्वल होंगे तो उनका रेडियस क्या होगा? सेम होगा। उनका सर्कमफेरेंस भी क्या होगा? सेम। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री भी तो सेम होगी। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर आल्सो इक्वल। यस, रेडियस भी इक्वल होगा। ट्रू आंसर इसका। बिकॉज़ व्हेन वी कोइंसाइड दीस टू सर्कल देयर सर्कमफेरेंस आर इक्वल, व्हेन वी कोइंसाइड दीस टू सर्कल दे कोइंसाइड एक्यूरेटली, कोइंसाइड हो जाएंगे। इसका मतलब रेडियस क्या होगा दोनों का? सेम सेम होगा। समझ में आ गई बात? इसका आंसर बेटो। नेक्स्ट इज इन फिगर। अब फिगर नहीं है हमारे पास, बताना बुक जरा, बुक में फिगर क्या है? इन फिगर 5.9 मुझे एक बार बता दें। फिगर 5. अच्छा, यहाँ पे 2-3 फिगर्स बनी हुई है, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, ठीक है। इस तरह से आपके पास है पी क्यू पी एक्स वाई। यहाँ देखें, ये फिगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने तभी बना ली। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है? इन फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है। ए बी इक्वल टू, अगर ए बी 3 सेंटीमीटर तो पी क्यू भी कितना होगा? एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के। देन ए बी किसके इक्वल होगा? एक्स वाई के। इक्वल होगा या नहीं होगा? ट्रू है इसका आंसर। इसका आंसर भी ट्रू होगा। बिकॉज वाई? क्या हमने फर्स्ट एक्सियम पढ़ी थी? फर्स्ट एक्सियम ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द, हाँ
ऐड नहीं है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट एक्सियम, things which are equal to same, sorry, things which are equal to same thing are equal to one, things which are equal to same thing, things which are equal to same thing, ab equal to और pq equal to things which are equal to same thing, pq ab के इक्वल भी है, pq things which are equal to same thing, अब कौन सी थिंग है जो इक्वल है सेम थिंग है, pq जो है वो इक्वल है सेम थिंग है, ab के भी इक्वल है pq और pq ये भी इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, अदर्स आर आल्सो इक्वल, ab और xy भी क्योंकि इक्वल, आंसर क्या आएगा 2, गॉट इनटू एग्जाम नंबर फर्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सबको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट व्हाट दे आर एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। सबसे पहले हमें जो नीचे दी हुई है इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनके अंदर जो भी टर्म्स आती हैं उनको भी आपने डिफाइन करना है। पहली हमारे पास कौन सी है, पैरेलल लाइंस, मैं एक दो डिफाइन करूंगा, बाकी हमें खुद करनी है। पैरेलल क्या होती है बच्चों, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या होती है हमारे पास, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर नोन एज पैरेलल लाइंस। अब ये तो पैरेलल की डेफिनेशन होगी, अब इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपने डिफाइन करना है, देखो ध्यान से, जो मैथ्स में आ रहे हैं, अब तो विच डू नॉट ये थोड़ी मैथ्स के वर्ड्स हैं, ये तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो मैथ्स में कौन से वर्ड्स हैं, यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे कौन सा इंटरसेक्ट है, तो लाइन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या होता है लाइन, बोलो जरा, लाइन अभी क्या बोला था उसने, हमने यूक्लिड डेफिनेशन पढ़ी, हाँ, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, तो लाइन की लिखनी है आपने, क्या लाइन, लाइन इज अ breathless length, line is a breathless length, line is a, अब साथ साथ में क्या आ रहा है, इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट भी लिखते हैं, क्या होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, किसी भी दो लाइन का क्या होता है हमारे पास, जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट। कैसे करवाया स्कूल बेटा, वैसे थोड़ी ना, क्वेश्चन जैसा पूछा होता है वैसा करवाना होता है, वो आपको स्कूल में करवाया होगा, आपने थोड़ा बहुत नहीं वहां पे ध्यान था आपका। यहाँ देखिए एक बार, गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, सुने ध्यान से, पहले डेफिनेशन देनी है, क्वेश्चन तो पढ़े अच्छे से। अब वही बात है, मैं क्वेश्चन पूछूं आपका क्या नाम है और आप क्या करते हो, आपने बोला मेरा नाम शजाना है, बस आपने इतना आंसर दिया, क्या ये आंसर कंप्लीट है आपका, आपका नाम क्या और आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आधा आंसर दोगे ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गिव, यहाँ देखिए प्लीज, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, पहले डेफिनेशन देनी है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, क्या ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी। सपोज करें ऐसा बंदा है जिसने पहली बार वो यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहा है, उसको मैं पूछूंगा क्या होता है बेटा पैरेलल लाइंस, आपने बोला लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, उसको लाइन नहीं पता लाइन क्या होती है, क्या वो एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे मैं बोलूंगा, सपोज करो एक जम्मू में बंदा रहता है, मैं उसको बोल रहा हूँ इसका नाम शिजाना है, क्या उसको पता होगा ये कौन सी क्लास में पढ़ती है, उसके लिए तो ये अननोन है ना पूरी, अगर मैं डेफिनेशन दूंगा तो इसकी पूरी प्रॉपर्टीज भी बतानी पड़ेगी, समझ में आई बात, इसलिए आपको यहाँ पे बोला हुआ पहले इनकी डेफिनेशन दे और इनके अंदर जो मैथमेटिकल टर्म्स आती हैं उनको साथ में डिफाइन भी करें, वो क्या क्या चीज होती है वो, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे कौन सी मैथमेटिकल टर्म्स आ रही है, एक लाइन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, इंटरसेक्ट आ रहा है, तो लाइन क्या होती है, अभी हमने पढ़ी, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ऐसे इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, ऑफ टू लाइंस, खत्म कहानी, समझ में आ रही है बात। इसी तरह से आपने परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, इसी तरह से आप लाइन सेगमेंट, आपको मालूम है परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, लाइंस व्हिच मेक्स 90 डिग्री एंगल, या ऐसे लिख देना परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन, मैं यहाँ पे पीएल लिख देता हूँ, मींस परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। आप लिखोगे लाइंस, क्या लिखोगे आप, लाइंस व्हिच मेक्स, या व्हिच फॉर्म, या व्हिच मेक्स राइट एंगल, व्हिच मेक राइट एंगल, राइट एंगल। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, क्या विच को डिफाइन करना पड़ेगा, क्या मेक को डिफाइन करना, ये तो यार समझ दो बात, मैथमेटिकल कौन सी टर्म्स है, एक लाइन और एक कौन सी राइट एंगल। लाइन क्या होती है, अभी पढ़ा मैं, लाइन से बैठने से, राइट एंगल होता है 90 डिग्री एंगल इसका, समझ में आई बात। अगर एक लेमैन आदमी को बोलता हूँ बेटा परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, मैं उसको समझा रहा हूँ, बेटा परपेंडिकुलर लाइन होती है लाइन विच मेक राइट एंगल, उसको क्या पता, उसको राइट एंगल ही नहीं पता, आपको तो पता, बोल रहे हो क्यों डिफाइन, समझ में आई बात। ये पूरा बेसिक चीज बता रहे हैं आपको किस तरह से। अब आज से 20 साल या 30 साल या 50 साल पहले चले जाओ, 100 साल पहले चले जाओ, अब उस इंसान को मैंने इंटरसेक्ट या पैरेलल लाइन समझाना, तो उसको छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन पूरी बतानी पड़ेगी, ये वाली चीज ये होती है, फिर जाके आपको मैथ्स में क्यों प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि आप मैथ्स की इंट्रोडक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन करते हो, वो पहले ही पढ़ लो, पूरी कहानी किया तो आराम से लिख लोगे। ऐसे इंग्लिश की आप समरी लिखती हो, पूरी कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो समरी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिर्फ आपका आथर का नाम वगैरह वगैरह पता होना चाहिए, क्या कहाँ से कौन कहाँ से आया है। समझ में आ गई ना बात? तो यही बात है, छोटे छोटे टर्म को डिफाइन करना है। यहाँ पे कौन से किसको डिफाइन करेंगे? लाइन को। लाइन के लिखेंगे इज द ब्रेथलेस लेंथ, और राइटिंग का लिखेंगे, कर लोगे बाकी वाले सारे। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज अ पार्ट लाइन व्हिच हैज टू एंड पॉइंट, व्हिच हैज स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट, व्हिच हैज इनिशियल पॉइंट एज वेल एज। तो आपको यहाँ पे पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। पॉइंट तो आ रहा है यहाँ पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ व्हिच हैज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, व्हिच हैज 2 पॉइंट्स, ऐसे बोलते हैं। पॉइंट भी तो आया, लाइन की भी लिखनी है, पॉइंट की भी लिखनी है। क्या था? लाइन, कहते हैं लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज 2 पॉइंट। तो पॉइंट की और लाइन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, उसकी भी लिखनी पड़ेगी और उनकी भी लिखनी पड़ेगी, तभी तो हमने यूक्लिड डेफिनेशंस पढ़ी पहले। समझ में आ रही बात? अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आता है क्वेश्चन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ये, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ बना लेता हूँ, सपोज करो एक पॉइंट हमारे पास है ये ए, और एक पॉइंट ये हमारे पास कौन सा? बी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट और लाई कर रहा है, जिसका नाम क्या है बच्चों? सी। ठीक है यहां तक? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, जिसका नाम क्या है? सी। सच दैट AC इज इक्वल टू BC। ओके ओके, AC और BC आपस में क्या है? इक्वल है। याद है ना, AC और BC आपस में क्या है? इक्वल हमें दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हमें प्रूव करना है बच्चों, AC किसके इक्वल है? पूरे AB का हाफ है। अगर पूरा हमारे पास 10 है तो AC कितना होगा? 5, हाफ होगा 10 का, 10 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले इसका लिखते हैं हम प्रूफ। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। फिगर हमने ऑलरेडी ड्रा कर लिया ना, तो करते हैं इसका प्रूफ। प्लीज ध्यान से देखें, सब देख रहे हैं सभी? हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, वहां से AC इज इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC क्या गिवन है या नहीं है? अगर इसी गिवन में मैं AC ऐड कर देता हूं बोथ साइड, देखो क्या बन जाता है? एडिंग AC टू बोथ साइड, क्या बन जाएगा बच्चों? AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। मैंने AC प्लस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी, और AC प्लस कर दिया। अभी तो हमने पढ़ा इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, द होल आर आल्सो इक्वल। उसी का आपने ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हो, आप 8th क्लास में और 9th क्लास में भी बहुत चैप्टर्स में यूज कर चुके हो। मैंने क्या किया? एडिंग AC टू बोथ, पहले ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, मैंने इक्वल ऐड किया इक्वल्स में, तो होल जो होगा वो भी इक्वल होगा या नहीं होगा? मैंने AC ऐड किया LHS में भी, और AC ऐड किया, क्यों ऐड किया? समझ में आ रही है बात? इसलिए आपने वो एक्सियम थ्योरम डेफिनेशंस पढ़ी हैं आपने, एक्सियम पोस्टुलेट्स और डेफिनेशंस, ठीक है। अब करें AC प्लस AC को क्या मैं 2AC लिख सकता हूँ, ट्वाइस टाइम AC इक्वल टू BC प्लस AC। फिर देखो BC और AC क्या बनाएगा? पूरा AB बनाएगा। फिर से देखें BC प्लस AC क्या बनेगा? पूरा AB, या लिख दो AB। अब AC इज इक्वल टू AB बाई 2 हो गया प्रूफ, हाफ ऑफ BC। AB के पीछे कुछ नहीं तो पीछे 1 होगा ना, हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्वेश्चन खत्म। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने एक्सिम भी यूज की या नहीं की? कौन सी एक्सिम यूज की? एक्सिम फर्स्ट, एक्सिम सेकंड, एक्सिम थर्ड, एक्सिम सेकंड। वेरी गुड, किसने बोला एक्सिम सेकंड? हाँ शाबाश। यहाँ देखें, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल्स। यहाँ पे आपने लिखना भी, आप यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फ्रॉम एक्सियम AXIOM, एक्सियम सेकंड का हमने यूज किया। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, द होल आर आल्सो इक्वल। ओके, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ स्किप हो गया क्वेश्चन शायद। हाँ यही है क्वेश्चन नंबर 4 सर, इसके पीछे वाला ये वाला 4 क्वेश्चन है, ये वाला 4 है, पक्की बात है? चले ये 4 है ना? चलिए आप प्लीज ध्यान देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, इसमें हमने प्रूव कर लिया। अब बोला भाई इन क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी क्वेश्चन किया, पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। पॉइंट C जो है वो AB का क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट है ना? समझ में आई बात? C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। याद है ना, जब भी हमारे पास C AB का मिड पॉइंट होगा तो AC किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ AB के। AC जो है पूरे AB का क्या होगा? हाफ होगा। आगे वाले क्वेश्चन में यही कहा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पढ़ा, पॉइंट जो C था इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉइंट C को हम क्या कहते हैं? उसको हाफ ऑफ में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है किसी भी लाइन सेगमेंट का एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम है A, इसका नाम क्या है B।
ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि इसका मिड पॉइंट एक ही है। सपोज करो सी इसका मिड पॉइंट, सपोज करो मैंने दो मिड पॉइंट ले लिए। कितने मिड पॉइंट ले लिए? वैसे आपको पता है लाइन सेगमेंट का एक ही सेंटर पॉइंट होता है, जो इसको सपोज करो अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर की है तो ये मिड पॉइंट अगर सी मिड पॉइंट है तो इसी कितना होगा 5, और सी भी कितना होगा 5 होगा। सपोज करें इसके दो मिड पॉइंट है, एक इसी के साथ साथ डी भी। लेट मैं यहां लिखता हूं, लेट सी एंड डी आर द लेट किया बच्चों मैंने क्या किया है, लेट सी एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं ना ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अभी हमने प्रूव किया पिछले वाले क्वेश्चन में, सी एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है देयरफॉर ए सी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अब डी भी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए डी किसकी इक्वल हो जाएगा, आल्सो ए डी किसकी इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो आप। क्या इतना सबको समझ में आ गया? अभी हमने प्रूव किया था जब भी हमारे पास लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है तो ए से लेकर सी तक किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ ए बी की। अभी हमने जस्ट प्रूव किया पीछे। मैंने इस क्वेश्चन में पूछा होता है लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, मैंने सपोज किया इसके दो मिड पॉइंट है। क्या सपोज किया, लेट किया मैंने। अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया मैंने। अब आरएचएस इक्वल है, एलएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड आरएचएस एलएचएस इक्वल हो जाएंगे, मतलब एसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के। अच्छा, एसी और एडी इक्वल, जितना एसी उतना ही। वो कब पॉसिबल हो सकता है, जब सी और डी क्या कर रहे होंगे, कौन साइड कर रहे होंगे। ये जो डी है वो भी यहीं पे है, डी यहाँ पे हो नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम फिगर, इट इज नॉट पॉसिबल, एंड पॉसिबल कब होगा, एंड पॉसिबल व्हेन इफ सी एंड डी पॉइंट सी एंड डी आर कौन साइड, मतलब ये एक ही पॉइंट पे है, यही पॉइंट सी है और यही पॉइंट डी भी है। समझ में आ रही है बात? व्हेन पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच्चों, व्हेन पॉइंट सी एंड डी आर, क्वेश्चन खत्म। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये प्रूव किया था कि जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को ए बी एसी किसके होता है, हाफ ऑफ। समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, प्रूव आपने ये करना है कि लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। इन क्वेश्चन नंबर 4 वहां दे दो लिखे क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये चीज नहीं लिखी होगी, डायरेक्ट लिखा होगा पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली सी मिड पॉइंट है, और ये प्रूव करना है इसका एक ही मिड पॉइंट है। मैं सपोज किया एक मिड पॉइंट और है डी, तो अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, अगर डी मिड पॉइंट तो ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। फ्रॉम सेकंड किया तो ए बी और ए सी और ए डी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इफ ए सी एंड ए डी आर इक्वल, दैट फ्रॉम फिगर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए सी और ए डी इक्वल हो सकता है क्या, ए डी बड़ा दिख रहा है। ये इक्वल कब हो सकता है, जब डी कहां पे हो, सी के ऊपर। अगर डी सी के ऊपर है इसका मतलब देयरफॉर लाइन सेगमेंट हैव ओनली, देयरफॉर एलएस मींस लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट। अंडरस्टैंड? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन फिगर आपको दिख रही है। इन फिगर में फिर से यहाँ फिगर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी और यहाँ लिखा हुआ है डी। ठीक है, इन फिगर गिवन है 5.10। इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में क्या है, कीप इन माइंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, इन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अंडरस्टैंड? ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें ये प्रूव करना है। गिवन क्या हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्या सबको इतना समझ में आ गया? अगर इक्वल्स में मैं इक्वल सेट करता हूं तो रिमाइंडर आल्सो इक्वल। अगर मैं एसी में बीसी क्या कर दूं, माइनस कर दूं, सपोज करो बीसी मैंने माइनस कर दिया एसी में, तो क्या बचेगा ए बी। अगर बीसी मैंने माइनस कर दिया बीडी में भी, बीसी माइनस कर दिया बीडी में, तो क्या बचेगा, हो जाएगा ना ए बी इक्वल टू सी डी के एक बार। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिजल्ट आर आल्सो इक्वल। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट बीसी फ्रॉम, क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बीसी फ्रॉम बीसी, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम, दोनों तरफ बीसी से क्या कर लो आप, माइनस कर लो, तो क्या बन जाएगा
AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। इक्वल्स में इक्वल सब्ट्रैक्ट कर लिया तो रिजल्ट आर आल्सो इक्वल। अब फिगर में देखो, जब मैंने AC से BC माइनस करूंगा, AC में से BC कर लो माइनस, क्या बचेगा? AB 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 इज इक्वल टू BD में से BC माइनस करो, BD पूरा BC कर रहा माइनस, क्या हो रहा? CD। AB इक्वल टू CD हो गया प्रूफ। AB इक्वल टू CD तो प्रूव करना था, क्या क्वेश्चन में था? अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर है ये भी हो गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन देखें इस चैप्टर का, दैट इज व्हाई इज एक्सियम 5, एक्सियम 5 बताएं मुझे, कोई है इसको पता है एक्सियम 5 क्या थी? एक्सियम 5 रिकॉल कर लेते जल्दी से, क्या थी एक्सियम 5? एक्सियम 5 ये वाली आ गई, एक्सियम 5, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। क्या देखें, व्हाई एक्सियम 5 is the list of Euclid axiom consider a universal truth। एक्सियम 5 को हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं? व्हाट इज एक्सियम 5? पहले लिख दो आप, एक्सियम 5, एक्सियम 5, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट इज अवर एक्सियम 5। अब वही बात आ गई पिज्जे वाली, ठीक है, हमारे पास होल, क्या है हमारे पास? होल। अगर मैं इससे एक पार्ट ले लेता हूं, तो इसका मैंने एक पार्ट, एक स्लाइस ले लिया, होल तो ये पूरा है ना? होल तो ये पूरा है, होल जो है वो पार्ट से क्या है? बड़ा है या नहीं? आप किसी भी होल का छोटा सा पार्ट ले लो, आप बड़ा ही पार्ट ले लो, जितना मर्जी बड़ा पार्ट ले लो, जो होल होगा वो पार्ट से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अब ये पिज्जा, फिर से मैंने यही पिज्जा ले लिया सेम, अब मैंने इतने पार्ट को कट कर लिया, इतने पार्ट को, अब ये वाला पार्ट आ गया बड़े वाला, ये वाला यहाँ पे, अब लोग पार्ट बड़ा हो गया सर, ये छोटा हो गया, होल तो उतना ही रहने वाला है। अरे तो होल है वो पार्ट से बड़ा है या नहीं है? होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। आप पिज्जे वाली एग्जांपल भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म हो गया, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। क्या पढ़ा हमने चैप्टर में? मेन चीज यूक्लिड डेफिनेशंस। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ के अंडर दो डेफिनेशन आती है, एक्सियम की और एक पोस्टुलेट्स की। फिर हमने एक्सियम्स पढ़े सारे, फिर हमने पोस्टुलेट्स पढ़े सारे, और सभी क्वेश्चन हो गए। और ये जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, जैसे कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे वाला ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, और इसके ट्रू फॉल्स भी इंपॉर्टेंट है, यानी एक एक साइड तो सब इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी एक आ सकता है, आपको डेफिनेशन में से आ सकता है, डिफाइन द पैरेलल लाइन, आल्सो डिफाइन द पॉइंट्स या टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस डेफिनेशंस, ठीक है।